आप लोगों की फरमाइश पर हम लेके आए हैं Oppo Reno 14 5G का एक फुल डिटेल्ड रिव्यू। मैं जानता हूं आप में से काफी सारे लोगों को इस फोन में इंटरेस्ट है और इस बार हमें पता है कि प्राइसिंग भी समवॉट यहां पर एक्सेप्टेबल है Oppo की तरफ से और फोन ओवरऑल जो फीचर्स भी दे रहा है वो भी काफी प्रॉमिसिंग है। हमने सोचा पूरा एक्सप्लोर करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस में, हमारे टेस्टिंग में ये स्मार्टफोन कितना अच्छा निकल कर आया है और कितना बुरा निकल कर आया है और आपको एंड में वर्डिक्ट देंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारे रिव्यूज जो है वो बड़े फेमस है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक शेयर करिए और इस फोन के बारे में जो भी दो शब्द कहना है कमेंट में जरूर बताना। अब सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे इसके डिस्प्ले को। काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई है। पहले तो देखिए इसका जो इन हैंड फील है ना वो सरप्राइजिंगली मुझे अच्छा लगा है। हाउएवर ये कॉम्पैक्ट फ़ोन नहीं है। कॉम्पैक्ट हमें पता है 6 इंच से लेकर 6.3 इंच के बीच में होता है, बट ये 6.59 इंच बड़ी है। बट स्टिल मुझे पता नहीं, इसको जब मैं होल्ड करके यूज़ करता हूँ मुझे ये थोड़ा बेटर फील देता है। प्लस 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आपको मिलता है और अच्छी बात यह कि सेटिंग्स में आपको दो ऑप्शंस दिए गए, इधर फुल HD या 1.5 के। आपको जो ठीक लगता है आप अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं। मैं आपको फुल HD का ही रिकमेंडेशन देता हूँ, आपकी बैटरी थोड़ी और सेफ रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है, इसको नोट करना क्योंकि बैटरी वाले सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी है। ये LTPS वाली डिस्प्ले है, LTPO नहीं है, हमें पता है वो फ्लैगशिप में होता है, बट स्टिल जनरल इस प्राइस रेंज में यही होता है। और OLED डिस्प्ले या इधर AMOLED, ये Oppo वाले कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, बट इधर ऑफ द वे आपको अच्छी डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है। फ्लैट है, चिन आपको कम मिलती है, पंचोल छोटा है, स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन है, ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। अब फोन ओवरऑल तो स्मूथ है बट कुड हैव बीन बेटर, मैं ऐसे कहूँगा। ये जो कलर ओएस है ना इसका, थोड़े बहुत एनिमेशन इसके स्लो रहते हैं। हाउएवर आप सेटिंग्स में टर्न ऑफ कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसको और भी स्मूथ किया जा सकता है। हाई ब्राइटनेस मोड जो इसमें है ना, ये 1200 निट्स की है, उन्होंने पीक ब्राइटनेस की ज़्यादा बात नहीं करी है। ये ब्राइटनेस मुझे अच्छी लगी है बट एक्सीलेंट नहीं कहूँगा। आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, वीविंग एंगल्स अच्छे हैं, कंटेंट अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी बाहर देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैसे भी बारिश का सीजन चल रहा है तो सनलाइट तो दिखेगा नहीं, लेकिन जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया मुझे अच्छा लगा। आप इंडोर में भी देखेंगे तो सही है, वीविंग एंगल्स भी अगर आप ऐसे 2-4 लोग दूर से भी कोई देख रहा है तो विजिबिलिटी अच्छी है। बट यहाँ पर थोड़ी डिस्प्ले जो ब्राइटनेस है वो और बेटर हो सकती थी प्राइस के हिसाब से, मैं ऐसे ही कहूँगा। 10 बिट वाली डिस्प्ले है, HDR आपको कंटेंट सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर YouTube पर आप पूरे HDR वीडियोस देख सकते हो और उसमें जो कलर्स वगैरह है वो पंची अच्छे, क्वालिटी मतलब ब्लैक की बराबर ब्लैक दिखेगी, वाइट बराबर वाइट दिखता है। और सेटिंग्स में आपको एक कलर बूस्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ये टर्न ऑन करते हैं तो वो थोड़ा सा और भी कलर को बूस्ट करता है, थोड़ा सैचुरेटेड लगता है, तो इसको टर्न ऑफ ही करना मैं ये रिकमेंडेशन। तो नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। बाकी आपको उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर HDR स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया, तो ये सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है, स्पेशल ऑडियो ऐड कर दिया है और प्राइम वीडियो पे फुल HD वगैरह आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल जनरली जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है, डिस्प्ले उतना हद तक तो यहाँ पर सही है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मैं इसके सॉफ्टवेयर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। देखिए कलर ओएस अच्छा है, वो बुरा नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें। पहले तो आपको बता दूँ उसमें Android 15 है, कलर ओएस 15 है, 3 साल के आपको अपडेट्स ब्रांड दे रहा है जो कि एक्सेप्टेबल है। जनरली इस प्राइस रेंज पर 3-4 साल के ही होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। और इसमें काफ़ी सारे ब्लोटवेयर से इतने सारे अननेसेसरीली गेम्स फालतू के डाल दिए हैं, अननेसेसरीली आपको ऐप्स मिल जाते हैं। इनका खुद का जो Oppo का स्टोर है वगैरह जो है ऐप स्टोर वगैरह, वो उसके नोटिफिकेशंस फालतू के आ जाते हैं। साथ ही साथ जब फ़ोन को आप बूट करते हैं तो इतने सारे सजेशंस वो देता है, सारी की सारी चीज़ें अगर आपने टर्न ऑन किया तो आपका एक्सपीरियंस एकदम घटिया हो जाएगा। आपको सब कुछ टर्न ऑफ करना पड़ेगा जब आप फ़ोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं। ये टिप आप याद रखना। लॉक स्क्रीन पोस्टर वगैरह है वो भी दिमाग खराब करता है। और साथ ही साथ एक चीज़ उन्होंने ये अच्छी कर दी है कि हॉट टैब्स हॉट गेम्स तो है बट वो सेटिंग्स में पहले से ऑफ था, तो उसको टर्न ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस एक 35,000 रुपये वाले फ़ोन में ऑलमोस्ट जो पूरा ख़राब कर देता है। अगर मैं रूडली बोलूँ तो भाई ये चीज़ जो है ना काफ़ी चीप लगती है मुझे। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खास करके जितने भी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में 20,000 के ऊपर, एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता है। हाउएवर आप सारी चीज़ों को डिसेबल कर सकते, डिलीट कर सकते, टर्न ऑफ कर सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले से ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। और बाकी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए स्टॉक डायलर दिया गया, अगर आपको करना है वो आप कर सकते हैं। और अगर अपडेट्स की बात करें तो एट द टाइम ऑफ शूट मैं आपको बता दूं इसमें एक अपडेट आया था 700-800 MB के आसपास और इसने जून सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दिया था, बस उतना ही था। उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है आप जब तक आपको वीडियो मिले तब तक कोई अपडेट आ जाए, लेकिन ये कुछ सिनेरियो है अगर इसके अपडेट की बात करते हैं। बैटरी की बात करेंगे 6000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। ऑन पेपर्स तो बड़ा अच्छा है,
लेकिन टेस्टिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। इसमें 80 वॉट का सुपर वुक चार्जर आपको बॉक्स में दिया जाएगा, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। प्लस यहाँ पर 50% के आसपास अगर आपको चार्ज करना है तो 25 से 26 मिनट लगता है, और 55 से 60 मिनट्स के बीच में ये लगभग 0 to 100% चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग यहाँ पर अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमने पहले एक नॉर्मल 4K वीडियो ड्रेन टेस्ट किया था। पूरा कंटिन्यूस मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हम लोग टेस्ट करने के लिए देखते हैं, 10-12 घंटे प्लेबैक करते हैं, देखने के लिए कि कितना वो झेल सकता है। इसमें जो है हमने कुछ 11 घंटे का टेस्टिंग किया था, 68% ड्रॉप हुआ। मैंने काफ़ी सारे फ़ोन्स देखे जो 44 से 50% के बीच में ड्रॉप होता है, ये ज़्यादा हो गया, तो इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर हमने एक हैवी यूसेज किया, इसमें हम लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन से। हम लोग इसमें कॉन्स्टेंटली गेम्स खेलते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे टास्क करते हैं। और इसके अंदर एक शर्त ये रहती है कि जैसे ही हम लोग टेस्टिंग शुरू करते हैं तो फ़ोन 100% पे रहता है और बिल्कुल भी स्लीप में हम लोग नहीं डालते। ये थोड़ा सीवियर टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हमने लगभग 7.5 घंटे किया, तो 94% बैटरी ड्रेन हो गई, और ये अराउंड 6% एंड ऑफ द डे रिमेनिंग था। स्क्रीन ऑन टाइम ये वो सब आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो जनरली ये हैवी यूसेज पर फिर भी ये एक दिन ऑलमोस्ट आधा मतलब दिन तक ये टिक पाया था। मैं अगर एस्टिमेट लगाऊं तो ऑन एवरेज आप इसको अगर मिक्स्ड यूसेज करते हैं तो एक दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा। कंसिडरिंग इसमें 6000 mAh की बैटरी है, तो ये मत सोचना कि मुझे 1.5 दिन 2 दिन तक का बैकअप मिल जाएगा। ये डिपेंड भी करता है कि आप कैसे यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको मिक्स्ड यूसेज की बात करूं, आजकल सबके यूसेज हैवी ही होते हैं, तो उसके हिसाब से एक दिन ही चलेगा। तो मुझे इसकी बैटरी थोड़ी ठीक लगी, मतलब कुड हैव बीन बेटर, थोड़ा और बेटर यहाँ पर अगर बैकअप मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। अब कैमरे की बात करते हैं तो भाई 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी सेंसर है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो पुराना है, आउटडेटेड है। IMX882 हमने बहुत सारे फोन्स में ये सेंसर देखा है। इनफैक्ट 15,000 रुपए की रेंज में भी हमने ये सेम सेंसर देखा है जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। हाउएवर हमें पता है कि जो चिपसेट होती है उसके ISP में फर्क होता है। 15,000 वाले फोन के चिपसेट अलग होते हैं, उसका ISP अलग होता है, बट स्टिल सेंसर यहाँ पर सेम है। विद OIS आपको मिलता है, 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। 8 का अल्ट्रा वाइड है, फिर एक 50 का टेलीफोटो दिया। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने टेलीफोटो ऐड किया। ये सैमसंग सेंसर है, 3.5 टाइम्स आपको ऑप्टिकल, और इसमें आपको अप टू 120 टाइम्स डिजिटल जूम दिया गया है, तो ये उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। साथ ही साथ 50 की सेल्फी है, ये सैमसंग सेंसर है, और यहाँ पर भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा है। बाकी अगर स्लो मोशन की बात करें तो आपको 720p 960 FPS और फुल HD 480 FPS। मुझे अच्छा लगा कि काफी सारी ब्रांड्स 120 और 240 पर ही स्टिक रहती है, इन्होंने थोड़ा बैरियर को क्रॉस किया और 480 से लेकर 960 तक आपको स्लो मोशन दिया है। मैं आपको थोड़े सैंपल दिखा रहा हूँ स्लो मोशन वीडियोस के, आप खुद देख लीजिए, अच्छे है, थोड़ा अच्छे से आप यहाँ पर स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट में आपको 3 टाइम्स जूम दे दिया गया है, 3.5 टाइम्स जूम, जो ये काम उन्होंने यहाँ पर अच्छा किया है। अब डे के कुछ फोटोज आपको मैं बताऊं तो ह्यूमन पोर्ट्रेट जो है ना वो अच्छे है, लेकिन आप जब फाइनल जूम करते हैं ना, जो मैक्स जूम होता है पोर्ट्रेट में, उसमें थोड़ा सा कलर शिफ्टिंग आ जाता है, ज्यादा नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे तो दिखेगा। तो ये कुछ एक चीज है जो मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट, ह्यूमन पोर्ट्रेट में डे में नोटिस किया था। नॉर्मल 50 मेगापिक्सल की अगर शार्पनेस की बात करें तो आप देखेंगे इस बिल्डिंग पे जो बोर्ड लगा हुआ है, नॉर्मल फोटो क्लिक करके जब हम जूम करते हैं तो क्लैरिटी है लिखा हुआ दिख जाता है। ये जूम वाला फोटो नहीं है, ये सिर्फ 50 मेगापिक्सल की क्लैरिटी हमने टेस्ट किया है, और देख के ऐसा लगता है कि सेंसर अच्छा है, काफी शार्प है। कलर्स की बात करें तो कलर्स भी मुझे अच्छे लगे, बैलेंस्ड लगे। काफी सारे फोन्स मैंने देखा वो ओवर सैचुरेटेड लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, उन्होंने कलर्स को काफी अच्छे से बैलेंस किया, देखने में अच्छे लगते हैं। सेल्फी की बात करें तो दिन में सेल्फी अच्छी निकल कर आती है, बट थोड़ा बहुत अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं या लाइट के सामने आगे पीछे हो जाते हैं तो थोड़े बहुत फोटोज जो है ना वो थोड़ा वॉश्ड आउट लगते हैं, ये मैंने नोटिस किया। लेकिन जनरली अगर आप लाइट अच्छे ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लाइट कंट्रोल्ड है, ये बाय फ्लूक हो जाता है या आपके ऊपर नहीं है, तो वो फोटोज काफी अच्छे निकल कर आते हैं, आप देख सकते हैं। बाकी अगर रियर वीडियो की बात करें डे में तो काफी अच्छे है, फ्लिकरिंग नहीं है, शार्पनेस अच्छी है, डायनामिक रेंज सब कुछ अच्छा है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और सेल्फी वीडियो भी देखते हैं तो सेल्फी वीडियो भी अच्छी है, और इसमें भी समवॉट जो डायनामिक रेंज है उस पर भी काम किया गया है, ये भी अच्छा है। रही बात दोस्तों जूम की, तो 120 टाइम्स जो जूम है, अगर आप ये वाला फोटो देखेंगे तो पहले तो बहुत दूर है, ये एक ब्लू कलर का बोर्ड है, आपको यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमने इसमें जूम किया 120 टाइम्स, तो काफी विजिबल है। अगर आपको दूर से कोई चीज रीड करनी है तो ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन सेम चीज अगर नाइट की बात करें तो नाइट में थोड़ा सा मार खा जाता है, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। नाइट की बात करेंगे वैसे तो आपको देखिए जो ह्यूमन पोर्ट्रेट है वो अच्छे है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइट कलर डिफरेंस है अगर आप जूम वूम करते हैं, जो सेम हमने डे में देखा था। फ्लैश अच्छे हैं, कंट्रोल किए गए, बट थोड़ा सा और बेटर हो सकते हैं, ऐसे मैं कहूंगा, क्योंकि ओप्पो के फोन से तो इसलिए हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। स्काई पे भी देखेंगे नाइट में तो कंट्रोल काफी अच्छा किया गया है, गोस्टिंग बहुत कम है। वैसे जनरली मैंने बहुत सारे फोन्स में बहुत गोस्टिंग देखी है नाइट के अंदर स्काई में, बट यहाँ पर इतना खास नहीं है।
और सेल्फी की अगर बात करें तो सेल्फी अच्छी है। हमने अलग अलग सिनेरियोस में लिया है, एक लाइट के सामने लिया है और एक बहुत डार्क कंडीशन में लिया है। दोनों आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हावेवर डार्क वाली सेल्फी में इसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सारे फोन स्ट्रगल करते हैं, बहुत नॉइस रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बट कुड हैव बीन बेटर, मैं ऐसे कहूँगा सेल्फी के मामले में नाइट में। और नाइट रियर वीडियो देखेंगे तो अच्छे वीडियो है, ब्राइट है एज ऑलवेज, जैसे ओप्पो क्लेम करता है, बट थोड़ी सी फ्लिकरिंग है। और सेल्फी देखेंगे नाइट में वीडियो में तो मुझे अच्छी लगी है, ब्राइट भी है और स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर अच्छी है। अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो इसमें है MediaTek Dimensity 8350। अब ये चिपसेट हमने काफ़ी सारे फोन्स में देखा है। हावेवर ये फ़ोन तो महंगा है, 35,000 के ऊपर जाता है, बट हमने 25,000 की रेंज में ये चिपसेट देखी है। अब ये चिपसेट हमें इस प्राइस पर मिल रही है और हमें पता है, सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ओप्पो का फ़ोन है। ओप्पो के फ़ोन्स की प्राइस ज़्यादा ही होती है और खास करके उनके रेनो सीरीज़ तो भाई अलग ही लेवल पे होती है, लेकिन बिकते भी बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको समझना है। अब यहाँ पर Dimensity 8350 है, 4nm वाली चिपसेट है। इसके जो एंड्रॉइड स्कोर्स हमने किया अराउंड 1.4 मिलियन के आसपास, जनरली ऐसे ही होता है। इसमें अराउंड जब हमने थर्मल्स चेक किए तो 46.8 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये थोड़ा हीट हो गया, मतलब 45 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 45 के नीचे मैं मानता हूँ कि बेटर है। फिर हमने CPU थ्रॉटल किया तो 43% के आसपास ये हीट हुआ था, तो मुझे इसके थर्मल CPU थ्रॉटल में अच्छे लगे। और थ्रॉटलिंग भी अच्छा है, मतलब 86% है, बाहर ज़्यादातर ग्रीन थे तो यहाँ पर कोई थ्रॉटलिंग के इश्यूज नहीं थे। बट यहाँ पर आगे बताऊंगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। थ्रॉटलिंग अच्छी है लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट इतना खास नहीं है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। साथ में हमने गीक बेंच किया, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हैं, मल्टी जो कोर के स्कोर है वो अच्छे हैं। और फिर हमने थोड़ा और स्ट्रेस डाला, 3D मार्क किया। स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, 50% के नीचे था, लेकिन यहाँ पर अराउंड 49 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। अब देखिए Dimensity 8350 है ना, वो इतने ज़्यादा थर्मल्स इसके मतलब ज़्यादा ये फ़ोन गर्म होते नहीं है। मैंने बहुत सारे फ़ोन्स देखा हो जिनमें ये चिपसेट है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं ना तो ये 48-49 के बैरियर तक पहुंच जाता है। जनरल टास्क करते हैं, थोड़े गेम्स खेलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चिपसेट इतना मैं आपको इसकी चीज़ें इसके बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, अगर कुछ गेम्स की बात कर ले तो हमने BGMI यहाँ पर खेला है और इसमें 90 FPS का सपोर्ट है। आई विश यहाँ पर 120 FPS होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्या पता अपडेट के साथ वो पुश कर दे, क्योंकि गेमिंग चिपसेट है तो थोड़ा और हायर FPS होता तो और मज़ा आता था। पर 90 FPS है और उसमें मैक्स 43.6 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। हमने 1 घंटा यहाँ पर BGMI खेला। कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने टेस्ट किया, 90 FPS का सपोर्ट आता है, ये भी 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। और जेंशिन इम्पैक्ट में थोड़ी गड़बड़ी थी, 60 FPS कॉन्स्टेंट सपोर्ट नहीं आता है, वो 40 FPS पे ही स्टक रहता है, तो ये फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं जेंशिन इम्पैक्ट में। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ी लगी है, थोड़ी बेटर ऑप्टिमाइजेशन अगर यहाँ पर देखा जाए तो की जा सकती थी। और यहाँ पर भी अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, तो इससे पता चलता है कि अगर आप थोड़ा गेम्स खेलते हैं लॉन्ग टर्म तक तो ये ज़्यादा ओवर हीट नहीं होता है, थोड़ा मैनेजेबल है, ये मैं कहूँगा। अच्छा, रैम स्टोरेज सपोर्ट की भी बात करें तो LPDDR5X है और UFS 3.1 है। जनरली इस प्राइस रेंज पर हमें UFS 4 मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर UFS 3.1 है, तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। आगे चल के हो सकता है कि आगे उनके जो रेनो सीरीज है उसमें अगर ज़्यादा अच्छे सपोर्ट दे तो बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है, स्कोर्स अच्छे हैं UFS के 1.47 ऐसा करके, मतलब 147 1.5 लाख के आसपास है। हमने जब फिजिकल टेस्ट किया तो नॉर्मल एनिमेशंस, ऐप ओपन क्लोज बढ़िया है, ये हैंग लैग इतना ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन जब हमने 10 मिनट बाद आकर चेक किया तो यहाँ पर प्ले स्टोर, फोटोज, जीमेल, कुछ ऐप्स रीलोड हो रहे थे। तो जो मेमोरी है, जो रैम मैनेजमेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र, हो सकता है आप में अच्छा हो, मेरे वाले यूनिट में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जनरली इस प्राइस रेंज पर जितने भी फ़ोन्स मैंने टेस्ट किया हो उनका मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा रहता है। बट यहाँ पर इस मामले में मुझे लगता है कि इनको फिक्सेस करना चाहिए। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर बात कर ले तो भाई इसमें आपको लगभग 11 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। 4G 5G ऑब्वियसली इसमें SA सब कुछ चलता है। स्पीड टेस्ट हमने किया, डाउनलोड्स किया, वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये यूज़र टू यूज़र, लोकेशन टू लोकेशन पे डिपेंड करता है। ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 है, आपको वाइड 11 है, कैमरा टू API, सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए। बट सरप्राइजिंगली ये स्मार्टफोन 35,000 रुपये से ज़्यादा, और खास करके ओप्पो का फ़ोन है, इसमें NFC नहीं है। मुझे बहुत शॉकिंग लगा। NFC के यूज़र्स इतने ज़्यादा है नहीं, वैसे लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं होंगे, बट एक एडेड फीचर है जो कि इस प्राइस रेंज पे इस फ़ोन में नहीं मिलता है। अच्छा, डिज़ाइन की भी बात कर ले तो भाई देखिए, डिज़ाइन इतना अपीलिंग नहीं है, बट एक बैलेंस्ड उन्होंने मेंटेन किया है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा फील की बात करूँ, जैसे कि उन्होंने मैट इफेक्ट दिया है, उंगलियों को निशान नहीं पड़ते, कैमरे के पास में थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट दिया है, वो देख के थोड़ा अच्छा लगता है। और ये फ़ोन अच्छा है, 7.4 mm की थिकनेस है, मतलब 6000 mAh बैटरी होने के बाद भी थिकनेस को मेंटेन किया और वेट को भी मेंटेन किया है 189 ग्राम्स। इसके लिए मैं आपसे बोल रहा था ना शुरू में कि इन हैंड फील मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा है।
बाकी ये ग्लास बैक के साथ आता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स, तो मुझे इसकी बिल्ड बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने डुअल स्पीकर्स दिया है, ये अप टू 300% तक वॉल्यूम बूस्ट होता है और मुझे स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। तो ये स्टेरियो इफेक्ट्स बहुत अच्छा देता है, लाउडनेस भी बहुत अच्छी है। डुअल सिम आपको मिल रहा है, लेकिन ई सिम की यहाँ पर ब्रांड ने कोई बात नहीं करी है। 3 माइक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, आईआर ब्लास्टर है, IP68, 69 ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको ऑप्टिकल मिलता है। जनरली हमें पता है अल्ट्रासोनिक जो है वो फ्लैगशिप में होता है, इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। USB पोर्ट जो है वो USB 2 वाला है और जो X एक्सिस लीनियर मोटर दिया है ये भी बहुत अच्छा है। इसमें हैप्टिक्स मुझे अच्छे लगे, अलग अलग सिनेरियोस में बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर लेता है। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरी फेयर ओपिनियन की। तो भाई देखिए 3 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, 8 to 56 से ये स्टार्ट होता है। आई विश यहाँ पर जो बेस वेरिएंट होता, क्योंकि अगर ये 35,000 के ऊपर है तो वो 12 GB से भी स्टार्ट होता तो नॉट बैड, बट मुझे पता है ओप्पो के फोन्स में ऐसा नहीं होता है, ये हमारी उम्मीद रहती है बस खाली। फिर जो उसका सेकंड वेरिएंट है वो 12 to 56 है और जो फाइनल वेरिएंट है वो 12,512 है विदाउट ऑफर। मैं ऑफर की बात नहीं करता हूँ रिव्यू में, सीधा मुद्दे की और कड़क प्राइस की बात करता हूँ। 37,999 8 to 56 इससे ये फ़ोन स्टार्ट होता है। ऑफर पर आपको मिल जाएगा थोड़ा नीचे 35,000 तक। मेरा मानना ये है कि ये बीइंग ओप्पो फ़ोन, मानते हैं कि प्राइस ज़्यादा है, एटलीस्ट 35,000 से ये फ़ोन अगर स्टार्ट होता तो नॉट बैड। मैं सिर्फ नॉट बैड बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन तो मेरी यही है कि 35,000 के नीचे होना चाहिए था। लेकिन हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ओप्पो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है ओप्पो ऐसा नहीं करता है। जैसे कि आप एप्पल से आप सोच रहे होगे कि एक्सपेक्टेशन है आपकी कि एप्पल वाले 50,000 में हमें iPhone 16, 17 ऐसे वाले फ़ोन्स देते, तो वो नहीं होगा, वो सेल पर आते तो ही मिलते हैं। तो वैसे ही हमें सर्टन ब्रांड्स होती है, सैमसंग होता है, सैमसंग ने फोल्ड तो देखो कितने का लॉन्च करे इस बार, तो 1,74,75, कौन भाई इतना पैसा किसके पास है ना। तो सर्टन ब्रांड्स होती है जिनकी अपनी एक प्राइसिंग स्टैंडर्ड होता है और अपने तरीके की एक ऑडियंस होती है, वो उनको टारगेट करते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग यही बोल रहे होंगे कि भाई ओवर प्राइस्ड है, मुझे तो नहीं लेना है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं मुझे ओप्पो का फ़ोन चाहिए, मुझे रेनो सीरीज़ पसंद है, 35,000 तक मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। बट एज अ टेक रिव्यूअर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कड़क बात करूँ, सीधी बात करूँ। मेरे हिसाब से प्राइस ज़्यादा है, थोड़ी और प्राइस कम हो सकती थी। आगे चल के अगर ऑफर पर ये 30,000 की रेंज में भी आ जाता है ना, तो एक अच्छा बैलेंस पैकेज आपको ओप्पो की तरफ से मिल जाता है। कमियाँ इसमें है बट अच्छाइयाँ भी है, जो भी मैंने आपको बता दिया। बट उनको परफॉर्मेंस में थोड़े फिक्सेस करने चाहिए और बैटरी को अच्छे से फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि बैटरी 6000 दिया है और वो अप टू द मार्क नहीं है, बट थोड़ी बेटर हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, जो मैंने आपको क्लियर बता दिया। ये मेरा फुल एंड फाइनल ओपिनियन है। बाकी इस फोन के बारे में आपको और कुछ अगर कंपैरिजंस वगैरह देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सपोर्ट करके रहिए, सब्सक्राइब करके बने रहिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।